स्टार्ट करते हैं 23 अप्रैल 2026। मेधाकर शर्मा। रामायण प्रदीप का लेखक मेधाकर शर्मा किस पवार शासक के दरबार की सभा में था? प्रदीप शाह की सभा में था मेधाकर शर्मा। प्रदीप शाह के लिए इसने रामायण प्रदीप नाम की रचना भी लिखी। और मेधाकर शर्मा जो प्रदीप शाह के दरबार में था, प्रदीप शाह का शासनकाल रहा 1717 से 1757 तक रहा। 1757 से 1857। ये देखो, ये 100 साल आप ध्यान रखिए, ये 100 साल वो साल है जब अंग्रेज जो है 100 साल पूरे हो गए अंग्रेजों को। 1757 से लेके 1857 की 100 साल बाद फिर क्रांति हो जाती है भारत में, 1857 की क्रांति। प्रदीप शाह के शासन के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? कनक देई, जिया कनक देई, जिया कनक देई। और पिता का नाम इसका था दिलीप शाह, दिलीप शाह। प्रदीप शाह का शासनकाल चंद और पवार वंश की मित्रता का समय जाना जाता है, मित्रता के लिए जाना जाता है। चंद और पवार वंश के बीच में बहुत मित्रता थी प्रदीप शाह के समय में। प्रदीप शाह के शासनकाल के सिक्के लखनऊ संग्रहालय में हैं। लखनऊ संग्रहालय में किसके शासनकाल के सिक्के हैं? प्रदीप शाह के शासनकाल के सिक्के हैं। 5 भाई कठैत एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। 5 भाई कठैत, 5 भाई कठैत, 5 भाई कठैत, 5 भाई कठैत। ये जिया, ये क्या कहते हैं, जो हमारी ये कनकदेही का समय है ना, इसको और किस नाम से जाना जाता है? कनकदेही का शासनकाल, ये 5 भाई कठैतों की तो सब कहानी थी ये, कि इसका ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल भी कहा जाता है, जिया कनकदेही का समय। तो इसीलिए कहा जाता है वो 5 भाई कठैत की, इनका फिर बाद में इनकी हत्या करवा दी थी ये 5 भाई कठैत की। तो प्रदीप शाह के समय से ही संबंधित है 5 भाई कठैत। प्रदीप शाह ने मौलाराम को संरक्षण दिया, मौलाराम को संरक्षण दिया, मौलाराम, मौलाराम। नेक्स्ट, 1743 ईस्वी में रोहिला आक्रमणकारी अली मोहम्मद द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण करने पर प्रदीप शाह ने चंद शासक कल्याण चतुर्थ की सहायता की थी। कल्याण चतुर्थ की सहायता, सहायता। रोहिला आक्रमणकारी मोहम्मद द्वारा, मोहम्मद द्वारा, अली मोहम्मद द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण किया। लास्ट पॉइंट है, प्रदीप शाह का सेनापति था चंद्रमणि डंगवाल, चंद्रमणि डंगवाल, चंद्रमणि डंगवाल। रंगी बिस्ट, रंगी बिस्ट, रंगी बिस्ट। और एक और था विद्याधर डोभाल, विद्याधर डोभाल। अच्छे थे, मतलब सेनापति बहुत बढ़िया थे उसके। चंद्रमणि डंगवाल, रंगी बिस्ट और विद्याधर डोभाल। नेक्स्ट, अगला सवाल है, किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययी समास के उदाहरण हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? वह समास जिसमें उपसर्ग आएंगे। मैं सिंपल बता चुका आपको, आपको उपसर्ग पकड़ने हैं इसमें। उपसर्ग पकड़ने का यह मतलब नहीं है कि कुछ भी बना दो आप उसको, शब्द को। मूल शब्द में बदलाव नहीं होना चाहिए किसी भी एक। जैसे अगर मैं कहूं व्यर्थ एक शब्द बोलूं, तो ऐसा नहीं है व्यय में अलग कर दूं और अर्थ में बना दूं, ऐसा। मूल शब्द जो है वो उसकी प्रकृति में बदलाव नहीं होना चाहिए। व्यर्थ किससे मिलकर बना है? वी धन अर्थ, अर्थ। कुछ मतलब निकल रहा ना, मूल शब्द का कोई मतलब निकले, कुछ भी में भी तोड़ देते हैं लोग। अभी लगातार प्रैक्टिस से क्लियर होता है कि उपसर्ग कैसे टूटेगा। उपसर्ग के लिए मैंने आपको बताया कुछ कीवर्ड्स होते हैं उपसर्गों के हिंदी के अंतर्गत। आ, अव, उप, अप, अपि, अति, अभि, अधि, अनु, सम, सु, वी, नी, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति, परि। ये मूल है, मुख्य है ये उपसर्ग हिंदी के अंतर्गत। इतने अगर आप याद हैं, आप आसानी से पकड़ लोगे उपसर्गों को कि ये उपसर्ग ये है यहां पे करके। तो किस विकल्प के अंतर्गत अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? पल पल प्रतिदिन, पल पल प्रतिदिन, व्यर्थ प्रतिबिंब। नंबर 1 पल पल प्रतिदिन, एक ऑप्शन है ये, अव्ययी भाव समास चुनना है। दूसरा है व्यर्थ और प्रतिबिंब। तीसरा है यथासंभव पूर्व काल। चौथा ऑप्शन है पंचवटी हाथों हाथ। पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरीय प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवा, पांचवा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें अव्ययी भाव समास है। एक तो मैंने आपको कहा उपसर्ग ढूंढो, दूसरा अगर रिपीटेशन हो रहा है, किसी शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे प्रतिदिन, दिन के बाद दिन, प्रतिदिन, दिन दिन, पल पल, इनमें भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी, द्वंद्व नहीं कर देना इसमें, डैश वाला देखा नहीं कि द्वंद्व लगा के आ जाते हैं, द्वंद्व में अलग होता है मामला। तो अव्ययी भाव समास जल्दी से मेंशन करिए। उपसर्ग, पहला तो यही है पकड़ने का, उपसर्ग कैसे पकड़ें? तो उपसर्ग से पकड़ेंगे पहले आप शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की, दूसरा है शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति।
पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति कह रहा हूं मैं। जैसे आगे पीछे अगर मैं बोलूं तो इसमें फिर कहूंगा द्वंद्व, आगे और पीछे के बीच में डैश। ठीक, ये पूरी तरह किस प्रकार का समास होता है? नपुंसक लिंग समास। नपुंसक लिंग, एक होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये नपुंसक लिंग, कोई लिंग वचन उस टाइप का नहीं होगा इसमें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यथा, कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लिख लीजिए, इन्हें जरूर लिखिए। यथा समय, यथा समय, यथा आ गया तो अव्ययी भाव होगा, यथा आया तो अव्ययी भाव होगा। आजीवन, 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 आ जीवन तो अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिन दिन अव्ययी भाव समास। भरपेट, बहुत आता है ये भरपेट, भर निर, ये सब वो है उपसर्ग, तो भरपेट में अव्ययी भाव समास। रातों रात, रातों रात अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोयल, भ्रमर, व्यास, दूध, इन शब्दों में तत्सम। कोयल, कोयल, भ्रमर, व्यास, दूध, इन शब्दों में तत्सम ढूंढना है हमें। तत्सम क्या होता है? तत्सम, उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान तत्सम होता है वो। तो इनमें से कौन सा लग रहा है आपको जो संस्कृत के समान लग रहा हो आपको? भ्रमर, भ्रमर इसका सही आंसर है। आप देखेंगे उसमें त्र, भ्र, ऐसे अजीब लगेंगे, मतलब वो तुम्हें हिंदी जैसे नहीं लगेंगे, थोड़े से संस्कृत टाइप का फील देंगे वो आपको। क्ष, इस टाइप के, ठीक है, अक्षर जो होंगे इस टाइप के होंगे। तो इसमें भ्रमर जो है वो तत्सम शब्द है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी के में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों समान रूप से रख दिए जाते हैं उनको तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट, भ्रमर मतलब होता क्या है? भमरा। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, कई बार मैंने बात की। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पैच का 1854 का शिक्षा अधिनियम। चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच का 1854 का अधिनियम कहलाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, देखिए। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैकाले स्मरण पत्र, वुड का डिस्पैच, या फिर हंटर शिक्षा आयोग, या सार्जेंट योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुड का डिस्पैच एक्ट 1894। समय किस गवर्नर जनरल का था? डलहौजी का। डलहौजी, रेल सेवा का जनक भारत में, डलहौजी, रेल सेवा का जनक भारत में डलहौजी। तो हमने क्या बात की थी? लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की भी बात की थी ना डलहौजी के समय। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था चार्ल्स वुड डिस्पैच, तो उसी की अध्यक्षता में चार्ल्स वुड डिस्पैच का मैग्ना कार्टा आता है 1854 में। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा को सरकारी जिम्मेदारी बनाना और उच्च शिक्षा, ध्यान दो, और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी जबकि स्कूल स्तर पर देशी भाषाओं को बढ़ावा देना। मतलब विषय क्या है इसका? जो छोटा डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम जो था उसको खत्म करके अपवर्ड सिस्टम को बनाना इसका काम था। इसने क्या कहा? निचले स्तर पे हम देशी भाषाओं का प्रयोग करेंगे, स्कूल में देशी भाषाओं की शिक्षा होगी, फिर धीरे धीरे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। तो ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं थी, ये बॉटम्स अप अप्रोच थी। तो ये पहली ऐसी अप्रोच है, इसीलिए यहीं पे से अमूलचूल परिवर्तन हुआ भारतीय शिक्षा नीति में, जो आज भी लागू है इस तरह से। तो इसीलिए इसको डिस्पैच एक्ट कहा जाता है, लिखित पत्र। उद्देश्य था भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा को सरकारी जिम्मेदारी बनाना और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी जबकि स्कूल स्तर पर देशी भाषाओं को बढ़ावा देना। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना, की पॉइंट है इसका, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना। निजी संस्थानों को अनुदान और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव। इस घोषणा पत्र ने मैकाले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, देखिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड नहीं है। तो मैकाले की जो 1835 की मैकाले का शिक्षा अधिनियम आया था उसको खत्म कर दिया। उच्च वर्ग को शिक्षित करना इसका काम था केवल। इसने कहा नीचे से ऊपर की अप्रोच लाओ, नीचे से पढ़ाओ तो ऊपर की तरफ आओ। और मैकाले कहता था उच्च शिक्षा के लिए ही बात करता था वो, तो इसको खत्म कर दिया इसने, को आम जनमानस तक पहुंचाने का मार्ग इससे प्रशस्त हो गया, शिक्षा को आम जनमानस तक पहुंचा, इसीलिए इसे भारत में शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राज्य में रिंगाल की कितनी प्रजातियां हैं? रिंगाल, रिंगाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 5 प्रजातियां पाई जाती हैं रिंगाल की। रिंगाल की 5 प्रजातियां। रिंगाल क्या है? बोनाबांस, 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 बोनाबांस कह दिया जाता है रिंगाल को। रिंगाल बांस की एक प्रजाति है।
और उत्तराखंड के अंतर्गत हस्तशिल्प उद्योग में इसका विशेष योग है। हिमाद्री नाम से क्या बेचे जाते हैं राज्य के? हिमाद्री नाम से, ब्रांड नाम से उत्पाद, शिल्प उत्पाद बेचे जाते हैं। राज्य के शिल्प उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। बौना बांस भी कह दिया जाता है रिंगाल को। रिंगाल की कुछ प्रजातियां जैसे देव रिंगाल, थाम रिंगाल, थाम रिंगाल, गोल रिंगाल, जमूरा रिंगाल, गोल, देव, थाम, जमूरा और गिवास, ये कुछ प्रमुख इसकी प्रजातियां हैं। हस्तशिल्प उद्योग के लिए फेमस है। डोके आपने देखे होंगे, टोकरियां देखी होंगी, वो किस चीज की बनती है? रिंगाल की बनाई जाती हैं।